फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार आर्ट एंड कल्चर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और पेंटिंग। तो इसे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन ये सब आ सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला ये सब के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग मौर्य कला के बारे में बात करते हैं। किनके बारे में? मौर्य कला। तो मौर्य कला में कहा जाता है कि यह स्टार्ट हुआ था मौर्य काल में। किनके साथ? मौर्य काल। ठीक है। तो मौर्य काल के दौरान यह स्टार्ट किया गया था, जिसमें सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी यात्री आए थे, चीनी यात्री आए थे, जिनका नाम फाहियान था। ठीक है। तो फाहियान जी का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल में एक महल था। ठीक है। और उस महल का नाम राजप्रसाद था। उस महल का नाम क्या था? राजप्रसाद, यानी ये महल का नाम है। ठीक है, महल का नाम। अब ये जो राजप्रसाद है कहाँ है? तो यह पटना के कुम्हरार। ठीक है, कुम्हरार में इसे मिला गया, यानी कि कुम्हरार में इसका अवशेष मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल था राजप्रसाद। वो कहाँ था? पटना के कुम्हरार में था। ठीक है। और कहा जाता है यह फाहियान के द्वारा कि इस महल का फर्श और छत जो बनाया गया था यह लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है। फर्श और छत किससे बना हुआ था? तो लकड़ी से। और साथ ही साथ इस महल की लंबाई कहा जाए तो 140 फुट। कितना था? 140 फुट। और चौड़ाई कहा जाए तो 120 फुट। चौड़ाई कितनी थी? 120 फुट। और इस महल में बहुत ही ज़्यादा स्तंभ भी बनाए गए थे, जो कि बलुआ पत्थर से बना था। किससे? बलुआ पत्थर से। और इस स्तंभ की लंबाई, ये संख्या अगर कहा जाए तो कितनी थी? 84 स्तंभ उस समय मौजूद थे। ठीक है। और फाहियान जी ने यह भी कहा है कि यह जो राजप्रसाद महल है यह मानव निर्मित नहीं है। यह मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, बल्कि देव निर्मित है। देव निर्मित है। तो फाहियान जी का ये किनके बारे में कहना है? राजप्रसाद महल के बारे में, कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो महल बनाया गया है यह मानव बना ही नहीं सकता। ये ईश्वर आए हैं और उन्होंने इस महल को बनाया है। अगर बात करें तो दूसरा कला था अशोक के समय, सम्राट अशोक। तो अशोक के समय भी कई प्रकार के स्तंभ बनाए गए थे, जैसे कि लौरिया। ठीक है, लौरिया अरेराज यह स्तंभ का नाम है। इसके बाद कहा जाए तो लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, यह कहाँ है? तो यह चंपारण में था। अभी भी ये चंपारण में। एक और स्तंभ का नाम था जिसे कहते हैं राजपुरवा। तो अशोक ने भी अपने काल में बहुत प्रकार के स्तंभ बनाए हैं। इन्होंने बराबर की गुफाएं बनाए हैं। बराबर की गुफाएं। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने नागार्जुन की गुफाएं भी इन्होंने बनवाया है। तो अशोक ने भी अपने काल में बहुत प्रकार के स्तंभ ये सब का निर्माण करवाए हैं। अगर बात करें तो गुप्त काल,
तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर पाल कला में कहा जाए, पाल कला, तो पाल वंश के शासन काल में, पाल वंश के शासन काल में भी कई प्रकार के निर्माण हुए हैं। जैसे कि पाल वंश के एक शासक थे गोपाल, तो गोपाल जी ने उदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया। और यह कहाँ है? तो यह बिहार शरीफ जिले में है। बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ कहाँ है? तो यह नालंदा जिले में है। बिहार शरीफ कहाँ है? तो नालंदा जिले में। ठीक है। तो नालंदा जिले के बिहार शरीफ में गोपाल जी ने उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगर बात करें तो धर्मपाल, तो इन्होंने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया है। महाविहार का निर्माण करवाया है कहाँ? तो भागलपुर में। इसके बाद अगर कहा जाए तो कई प्रकार के कलाकार भी थे, जैसे कि धीमन, ठीक है, और कह सकते हैं बिठपाल। तो आप देख सकते हैं कि पाल वंश के समय भी बहुत तरीके के निर्माण ये सब कराए गए हैं। अगर हम लोग बात करें मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग के बारे में, ठीक है, तो इसमें भी आप बहुत तरीके के पेंटिंग ये सब को देख सकते हैं। जैसे कि जितने भी प्रकार के सजावटी चित्र होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत आते हैं। सीताराम विवाह बहुत ही फेमस है। इसके बाद कहा जाए तो शिव पार्वती जी का विवाह भी आने वाला है कुछ दिनों में, महाशिवरात्रि का। ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं राधा कृष्णा प्रेम के प्रतीक इन्हें माना जाता है। और मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग का प्रतीक अगर कहा जाए तो सुग्गा, जिसे तोता कहते हैं, यानी पैरोट, ठीक है, या मछली, ठीक है। तो ये सब मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के ये सब क्या होते हैं? प्रतीक ये सब माने जाते हैं। तो बात करें मंजूषा पेंटिंग के बारे में, तो यह भागलपुर के क्षेत्र से शुरू हुआ था। ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो भागलपुर क्षेत्र से यह आरंभ किया गया। और भागलपुर को अगर कहा जाए तो अंग क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। और यहाँ पे मंजूषा पेंटिंग में सजावट ये सब का काम होता है। किसका काम? सजावट का। जैसे कि जो ट्रे ये सब होता है, प्लेटी ट्रे, वो सबको सजाने का काम यहाँ पे होता है, जिसे मंजूषा पेंटिंग कहते हैं। अगर इसी में बात करें टिकुली पेंटिंग, तो इसमें अगर बात करें तो यह एक तरीके से हार्ड सरफेस होते हैं, हार्ड सरफेस, ठीक है। हार्ड सरफेस कहने का मतलब इसे हाथों से बहुत अच्छे से डिजाइन से बनाया जाता है, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ये सब में, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे क्या करते हैं? बिंदी, ये सब, यानी जिसके टिकुली कहते हैं, ये सब बनाया जाता है। और अनेक प्रकार के टिकुली का डिजाइन यहाँ पे दिखाया जाता है, उसे ही टिकुली पेंटिंग कहते हैं। अगर बात करें पटना कलम पेंटिंग के बारे में, तो यह मध्यकाल में शुरू हुआ था।
मध्य काल में, ठीक है। तो मध्य काल में मुगलों ने चित्रकला का संरक्षण करने के लिए इसका स्टार्टिंग करवाए थे। और जहांगीर के समय अगर कहा जाए, जहांगीर के समय तो चित्रकला चरम पे था, यानी कि हाई था, पीक पे था, ठीक है, चरम पे था। और औरंगजेब ने, जहांगीर के बाद अगर औरंगजेब के बारे में हम लोग बात करें तो औरंगजेब ने कलाकारों को संरक्षण नहीं दिया, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होने लगा कि चित्रकला ये सबसे ध्यान लोगों का हटने लगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैप में कहा जाए तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपका प्यारा सा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे है बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में था मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खानी का स्थापना करवाया था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहीं पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे पटना, और पटना के पास ही अगल बगल में क्या है, पूर्णिया, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में मुगल काल में क्या था कि चित्रकला को हाई पीक पे रखा गया, ठीक है। पटना कलम पेंटिंग में आम जनजीवन का भी चित्रण किया गया है। आम जनजीवन का भी क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। जैसे कि लकड़ी काट रहा बढ़ई, इसका भी क्या किया गया है, डायग्राम ये सब बनाया गया है। मछली बेच रही महिला, ठीक है। नीरा ले जा रहा पुरुष, ठीक है। तो आप अक्सर देखते हैं गांव में कि जो पुरुष होते हैं वो नीरा लेके जाते हैं। अब यहाँ पे कि नीरा क्या होता है, तो आम लैंग्वेज में नीरा को तारी कहते हैं, ठीक है। तो तारी ले जा रहा पुरुष। पटना कलम पेंटिंग के क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पटना में खुदा बख्श नामक एक लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कलाकार के बारे में हम लोग बात करें तो हुल्लास लाल, इनके बाद आते हैं महादेव प्रसाद, ठीक है। इनके बाद थे ईश्वरी प्रसाद, और इन्हें अंतिम कलाकार माना जाता है, इन्हें अंतिम कलाकार भी माना जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे बिहार आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला, चित्रकला, पेंटिंग का एक अलग ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग का बिहार आर्ट एंड कल्चर हो गया पूरे तरीके से कंप्लीट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिटेल से आपके लिए वीडियो में बना सकूँ।